हे दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम जानेंगे एक मूवी 71 इनटू द फायर के बारे में। ये मूवी है आधारित साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के हो रहे बीच में जंग के बारे में। ये जंग हुई थी 1950s में और इस जंग में 71 साउथ कोरियन बच्चों ने एक पूरे नॉर्थ कोरियन ब्रिगेड को होल्ड करके रखा था पूरे 11 घंटों तक। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। इस मूवी की पहली सीन में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स एक सोल्जर को लेके जा रहे हैं एक ट्रक की तरफ, ताकि उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। अगली सीन में हम देखते हैं कि ये उस घायल सोल्जर को लेके उस ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और उसे ट्रक में बिठा देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स साउथ कोरियन सोल्जर्स पे बहुत ही हैवी मोर्टार फायर कर रहे होते हैं और साउथ कोरियन सोल्जर्स को मदद की ज़रूरत होती है। उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की एक और टुकड़ी वहां पहुंच चुकी है, जिसमें टैंक्स और बहुत सारे सोल्जर्स हैं। अगली सीन में हम देखते हैं एक स्टूडेंट सोल्जर को जो कि डर के मारे छुपा हुआ है, जिसका नाम है ओजुन। यहाँ ओजुन के सामने ही उसके साथी सैनिक पे दुश्मन का एक सैनिक हमला करता है और चाकू को उसके पेट में घुसा देता है। जब ओजुन अपने थरथराते हाथों से ट्रिगर दबाता है तो गोली बाहर नहीं आती, क्योंकि गन में गोली ही नहीं थी। तो वो उन्हीं थरथराते हाथों से गन में गोली डालने की कोशिश करता है। तभी उसका एक साथी सैनिक आके दुश्मन सैनिक को मार देता है और ओजुन की जो गोली थी वो उसके हाथ में ही रह जाती। तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरियंस के बैकअप ट्रूप्स वहां पहुंच चुके हैं और इन बैकअप ट्रूप्स में टैंक्स वगैरह भी हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि साउथ कोरियंस अपने बचे हुए सैनिकों और ट्रूप्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब उस शहर पे नॉर्थ कोरियंस का कब्जा हो चुका है। अगली सीन में हमें नॉर्थ कोरियन कमांडर दिखाए जाते हैं, जिनका नाम होता है कमांडर पार्क मू रैंग। इन्हें अपने हाई कमांड से ऑर्डर मिलते हैं कि जितने भी बचे हुए सैनिक हैं आप उन्हें लेके नैकडोंग रिवर जाओ और वहां पे चल रही जंग में शामिल हो। लेकिन कमांडर पार्क मू रैंग वहां पे नहीं जाना चाहते। उन्हें सिर्फ एक ही ऑर्डर याद है जो कि उनके सुप्रीम कमांडर ने उन्हें दिया था। वो ऑर्डर ये था कि 15 अगस्त 1950 से पहले पहले किसी भी तरह से पोहांग पे कब्जा करो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साउथ कोरियंस पोहांग की तरफ जाने वाली की ब्रिज को उड़ा देते हैं, ताकि नॉर्थ कोरियंस पोहांग पे हमला ना कर सके। यहाँ पे ओजुन अपने बेस कैंप के हॉस्पिटल में आ जाता है। ओजुन को चोट लगी है तो यहाँ पे एक नर्स जो है ओजुन का इलाज करती है। उस नर्स को देख के ओजुन को अपनी माँ की याद आ जाती है। यहाँ पे साउथ कोरिया के कमांडर अपने हाई कमांडर से पूछते हैं कि आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, आपने हमारे लिए ट्रूप्स क्यों नहीं भेजे और आपने हमें वहां मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। तो उनके हाई कमांडर कहते हैं कि हमारे पास कोई ट्रूप्स है ही नहीं आपके भेजने के लिए या मदद करने के लिए, इसलिए हमने आपकी कोई मदद नहीं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे काफी सारे ट्रक्स आ रहे होते हैं। इन ट्रक्स में से एक एक करके बहुत सारे बच्चे उतर रहे होते हैं। ये बच्चे स्टूडेंट सोल्जर्स बनने के लिए अपने गांवों से यहाँ पे आ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ओजुन, जो कि अभी भी उदास बैठा हुआ है क्योंकि इसके मन के घाव अभी तक नहीं भरे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक और ट्रक आता है और इस ट्रक में से 3 और लोग उतरते हैं। ये तीनों बेसिकली गुंडे हैं और ये लोग बदमाशियां करते हैं। फिर साउथ कोरियन कमांडर, जिनका नाम कांगसुक था, वो सारे स्टूडेंट सोल्जर्स को एक जगह करते हैं और वो उन्हें समझाते हैं कि हम लोग नैकडोंग रिवर पे जा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पोहांग की रक्षा के लिए भी कुछ सोल्जर्स चाहिए, तो आप लोगों को पोहांग की रक्षा करनी है। फिर वो बोलते हैं कि आप सबका लीडर होगा ओजुन। तो एक लड़का उनमें से बोलता है कि वो क्यों, हम किसी को वोट करके क्यों नहीं डिसाइड कर सकते। तो कमांडर पार्क बोलते हैं कि ओजुन को वॉर लड़ने का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे एक्सपीरियंस जिसके पास है वही लीडर बनेगा। फिर कमांडर कांगसुक सारे स्टूडेंट सोल्जर्स को एक गन और 250 बुलेट्स देके वहां से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि उस टूटे हुए ब्रिज के पास बहुत सारे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आ जाते हैं और कमांडर पार्क जो है सारे सोल्जर्स को बोलते हैं कि सारे सोल्जर्स कम से कम एम्यूनेशन और हथियार लेके नदी के उस तरफ जाएंगे तैर कर, और जो टैंक्स है वो नदी के उस तरफ घूम कर आएंगे पूरी पहाड़ के पीछे से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट सोल्जर्स यहाँ पे चॉकलेट्स खा रहे हैं। फिर ओजुंग उन्हें ऑर्डर देता है। तभी उन तीनों में से एक बच्चा जो कि सबसे ज्यादा बदमाश था, जिसका नाम था गेबजो, वो झगड़ा करने लगता है ओजुंग से। फिर ओजुंग कुछ सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि लाशों को जाके दफनाओ, लेकिन ये बच्चे हैं और ये लाशों को बिल्कुल नहीं दफना पाते और ये उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ओजुंग इन्हें राइफल चलाना सिखाता है, लेकिन यहाँ पे भी वो लड़का गेबजो बदमाशी करता है और झगड़ा करने लगता है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों बदमाश बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे इनका खाना रखा होता है, और वहाँ पे इन्हें कुछ ग्रेनेड्स मिलते हैं जिनके साथ ये खेलने लगते हैं, और खेल खेल में ही इसकी पिन निकाल देते हैं। अब इन्हें पता है कि ये ग्रेनेड्स फटने वाले हैं, इसलिए ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं ग्रेनेड फेंक के। ग्रेनेड फटने के बाद वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है और इनका सारा खाना जो है बर्बाद हो जाता है। अब इनके पास बहुत थोड़ा सा ही खाना बचता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रात को भी आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत ही तेजी से। यहाँ ओजुंग अपनी माँ को लिख रहा होता है कि मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैंने आज पहली बार कुछ लोगों को हंसते हुए देखा इतने लंबे समय के बाद, और ये मेरे साथी हैं जो कि दूसरे कमरे में हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं। काश इनकी हंसी कभी ना जाए। ये लिखकर ओजुंग वहाँ पे आता है और उन सबको बोलता है कि रात बहुत हो गई है, इसलिए आप सोने चले जाओ। फिर ओजुन सोने के लिए जाता है, लेकिन इसे नींद नहीं आती। बहुत कोशिश करने के बाद इसे नींद आती है और ये सो जाता है। तभी ओजुन का एक दोस्त आके उसे बताता है कि नीचे में कुछ सोल्जर्स हमारी तरफ आ रहे हैं। ये लोग भाग के जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि वो सोल्जर्स कौन है। पास आते ही ये लोग कंफर्म कर लेते हैं कि ये सोल्जर्स दुश्मन सोल्जर्स हैं, और उन जैसे ही कंफर्म करते हैं वैसे ही इन पे गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ ये सारे दुश्मन के सैनिकों को ढेर कर देते हैं, लेकिन एक सैनिक बच जाता है। ओजुन उसे खत्म करने के लिए उसके पास आता है, तो वो देखता है कि वो दुश्मन सैनिक उसकी अपनी माँ को याद कर रहा होता है। फिर बहुत कोशिश करने के बाद ओजुन उसे मार पाता है। ये पहली बार था कि ओजुन ने किसी भी सैनिक को मारा होता है। ओजुन अपनी माँ से बोलता है कि मैंने आज पहली बार एक दुश्मन सैनिक को मारा। मुझे लगता था कि दुश्मन सैनिक का मतलब होता है सिंगों वाला राक्षस, लेकिन वो भी हमारे तरह ही होते हैं, उनकी भी माँ होती है और उनके भी परिवार होते हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट सोल्जर्स वापस सोने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी सो नहीं पा रहा होता। शायद ओजुन के मन में चल रही बात भी सबके मन में चल रही हो। अगली सुबह ओजुन और उसके साथी पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं जंगल में। वहाँ उन्हें एक छोटा सा झोपड़ा मिलता है जिसके अंदर उन्हें थोड़े से आर्टिलरी शेल्स और एक मोर्टार मिलता है। यहाँ पे भी गेब्जो बदमाशी करता है, ओजुंग और उसके एक दोस्त के साथ झगड़ा करने लगता है। यहाँ पे एक नॉर्थ कोरियन सैनिक इन्हें दूर से देख रहा होता है और इन पे गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इस गोलीबारी में गेब्जो का एक दोस्त मारा जाता है, और गेब्जो जो है गुस्से से पागल होके उस नॉर्थ कोरियन सैनिक के पीछे भागने लगता है। नॉर्थ कोरियन जो है तादाद में बहुत कम थे, इसलिए वो लोग कुछ ही गोलियां चला के भाग जाते हैं वहां से, और गेब्जो और उस ओजुंग के पीछे पीछे सारे स्टूडेंट सोल्जर्स भी भागने लगते। ये एक चाल होता है। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स इनका इंतजार करते हैं यहाँ पे घास में छुप के कि कब ये सारे स्टूडेंट सोल्जर्स यहाँ पे आए और कब ये लोग इन्हें गोली से भून डालें। जैसे ही स्टूडेंट सोल्जर्स वहाँ पे आते हैं, सारे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स बाहर निकल कर उन पे गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन एक बार फिर सारे स्टूडेंट सोल्जर्स मिलके इन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को पीछे ढकेलने में और मारने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरी बचे हुए नॉर्थ कोरियन सोल्जर को खत्म करने के लिए ओजुंग और गेब्जो उसके पीछे भागते हैं। जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो वो दंगे रह जाते हैं। वो एक छोटा सा बच्चा होता है जो 6-7 साल का होता है, जिसके हाथ में गन दी गई होती है। बहुत हिम्मत करने के बाद वो गेब्जो उसे मार पाता है। अब ये सारे स्टूडेंट सोल्जर्स वापस आ जाते हैं, लेकिन इस गोलीबारी में 16 स्टूडेंट सोल्जर्स मारे जाते हैं और 5 घायल होते हैं, और इनका एक स्टूडेंट सोल्जर्स अभी भी गायब होता है, जिसे दुश्मन पकड़ लेते हैं। यहाँ ओजुंग यहाँ घटी सारी घटना कमांडर कांगसुक को बता रहा होता है। कमांडर कांगसुक उससे कहते हैं कि डटे रहो, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे बैकअप ट्रूप्स को लेके, तब तक तुम्हें डटे रहना है। वहाँ कमांडर कांगसुक अपने सुप्रीम कमांडर के पास जाते हैं और बैकअप ट्रूप्स की मांग करते हैं ताकि वो पोहांग को बचा सके, लेकिन उनके सुप्रीम कमांडर मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई ट्रूप्स होते ही नहीं है भेजने के लिए। वहाँ हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरियंस इस पकड़े हुए स्टूडेंट सोल्जर से पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई खास जानकारी नहीं मिलती, तो वो इसे ट्रक में बिठा के वापस लेके चलते हैं। फिर कमांडर पार्क उस पकड़े हुए स्टूडेंट सोल्जर को लेके उस स्कूल के बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ सारे स्टूडेंट सोल्जर से कहते हैं कि हम 2 घंटे में यहाँ पे अटैक करने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोग ये सफ़ेद झंडा यहाँ पे लहरा देते हो तो हम लोग आप सबको जिंदा जाने देंगे। कमांडर पार्क बोलते हैं कि हम 2 घंटे में यहाँ पे अटैक करेंगे, तो ओजुंग बोलता है कि ठीक है, तुम 2 घंटे में यहाँ पे आओ, हम सोचते हैं। फिर कमांडर पार्क अपने ट्रक के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कमांडर कांगसुक अपने और अपने सुप्रीम कमांडर के साथ अमेरिकन कमांडर के पास आता है बैकअप ट्रूप्स के बारे में जानने के लिए। वहाँ पे अमेरिकन कमांडर सिर्फ बताते हैं कि हमारे पास कोई भी बैकअप ट्रूप्स नहीं है भेजने के लिए।
कमांडर कांगसुक उनसे सिर्फ 10 ट्रूप्स की मांग करता है। इस मांग को अमेरिकन कमांडर मान लेते हैं। फिर अमेरिकन कमांडर कांगसुक को बहुत ही एडवांस वेपन्स देते हैं। इन वेपन से बहुत ही लॉन्ग रेंज में भी नॉर्थ कोरियन टैंक को मारा जा सकता था। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि केपजो जो है उस पकड़े हुए स्टूडेंट सोल्जर को बहुत मारता है और उसे कायर कहता है। फिर ओजुम और केपजो के बीच में भी लड़ाई होती है, जिसके कारण केपजो जो है अपने एक दोस्त को लेके वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि तुम लोग सब मरोगे। और यहाँ पास ही में नॉर्थ कोरियंस 1 किलोमीटर दूर से ही बस स्कूल पे नजर रखे हुए हैं कि कब बच्चे जो है सफेद झंडा वहाँ पे लहराएं और ये लोग वहाँ जाके कब्जा करें। यहाँ ओजुम एक आखिरी बार अपनी माँ को याद कर रहा होता है, क्योंकि इस जंग में उसकी जान भी जा सकती है। फिर वो अपने सारे साथियों को हल्के मन से तैयारी करने के लिए कहता है और सारे स्टूडेंट सोल्जर्स तैयारी करने में लग जाते हैं। वो लोग ऐसे हथियार बनाते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को मार सके। फाइनली ओजुम सारे स्टूडेंट सोल्जर्स को तन और मन से तैयार करता है। वो उनका हौसला बढ़ाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि गेब्जो और उसके एक दोस्त को जंगल में दुश्मनों का एक ट्रक मिलता है, जिस ट्रक को निकालने में वो लोग दुश्मनों की मदद करते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स अब आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग स्कूल की तरफ आ रहे हैं और यहाँ ओजुम सबको ऑर्डर देता है कि मोटार फायर करो, लेकिन किसी को भी मोटार फायर करना नहीं आता। तो ये लोग फ़ोन करते हैं कमांडर के पास और पूछते हैं कि मोटार कैसे फायर करें। तो कमांडर बोलते हैं कि किक मारो। ये लोग जब किक मारते हैं तो ये आर्टिलरी शेल यहाँ बाउंड्री पे ही आके गिर जाता है, जिससे सारे दुश्मन रुक के सावधान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स एक और आर्टिलरी शेल फायर करते हैं और इस बार निशाना बिल्कुल सही लगता है। इस बार कई सारे नॉर्थ कोरियन सैनिक मारे जाते हैं इस धमाके में। कमांडर पार्क इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सारे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को बोलते हैं कि स्कूल पे हमला करो और एक एक का सर काट दो। और यहाँ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स सारे के सारे आगे बढ़ने लगते हैं स्कूल की तरफ। सारे स्टूडेंट सोल्जर्स बहुत डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग दुश्मन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जो है स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। ओजुम जैसे ही उन्हें इशारा करता है रस्सी खींच दो, तो सारे स्टूडेंट सोल्जर्स रस्सी खींच देते हैं और एक एक करके सारे ग्रेनेड के पिंस निकल जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। इतना बड़ा कि बहुत सारे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स वहीं पे ढेर। यहाँ पे ये लोग अब गन फायर स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराते हैं। ये लोग अभी तक बहुत अच्छे से सामना कर रहे थे सारे दुश्मनों का। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कमांडर कांगसुक को बहुत समय है अभी भी स्कूल पहुंचने। अभी तक सारे स्टूडेंट बहुत ही डट कर सामना कर रहे थे दुश्मनों का, लेकिन अब दुश्मन के टैंक्स स्कूल में घुस चुके हैं और ये टैंक्स बहुत सारे स्टूडेंट सोल्जर्स को मार देते हैं अपनी मशीन गन फायर से। एक मोटा सा बच्चा दूर ग्रेनेड को घुमाकर फेंकता है और सीधे टैंक में डाल देता है, जिससे वो टैंक तबाह हो जाता है। लेकिन दुश्मनों के पास टैंक्स की कोई भी कमी नहीं होती। एक और टैंक वहाँ पे मशीन गन बहुत ही एक्यूरेटली फायर कर रहा होता है। फाइनली एक और बच्चे की कुर्बानी से ये टैंक भी तबाह हो जाता है। ओजुन जितने भी स्टूडेंट सोल्जर्स बाहर हैं सबको ऑर्डर देता है कि स्कूल के अंदर चलो। गेट के पास पहुँचते ही ओजुन के हाथ में जो गन होता है उसकी पिन निकल जाती है। एग्जैक्टली उसी समय गेब्जो उसी दुश्मन के ट्रक को लेकर आ जाता है और सैकड़ों दुश्मनों को मार देता है। ये वही ट्रक था जिसे निकालने में गेब्जो और उसके दोस्त ने मदद की थी जंगल में। ट्रक से नीचे उतरते ही गेब्जो के पैर में एक गोली लग जाती है दुश्मन की, लेकिन ये सारे बच्चे फिर भी ट्रक से सारा आधुनिक हथियार निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तभी दुश्मन का एक टैंक स्कूल के अंदर आ जाता है और स्कूल को तबाह करने लगता है। सारे बच्चे घबरा के अंदर चले जाते हैं। फाइनली एक और बच्चे की कुर्बानी से उस टैंक का चेन उतर जाता है। अब वो टैंक आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन निशाना लगा सकता है। लेकिन अब बहुत सारे दुश्मन सोल्जर्स स्कूल के अंदर घुस चुके हैं और अब ओजुन और गेब्जो दुश्मन का सामना करने लगते हैं अपनी गन से। गेब्जो का वो दोस्त कुछ पेट्रोल कैंस को लेके ऊपर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन दुश्मन उसे देख लेते हैं और उसे गोली से मार देते हैं। अभी गेब्जो और ओजुन ऊपर हैं और ऊपर से ही गोलियां बरसा रही हैं, लेकिन टैंक का निशाना ऊपर भी लग सकता है। इस हमले से गेब्जो और ओजुन दोनों बच जाते हैं, लेकिन अब फिर से कई सारे दुश्मन स्कूल के अंदर घुस चुके हैं। वहीं गेब्जो का एक दोस्त जो कि घायल था, उसने अब किसी तरह से अपने लाइटर से पेट्रोल कैंस में आग लगा दी और उस धमाके से काफी सारे दुश्मन मारे गए। वहाँ पे हम देखते हैं कि कमांडर कांगसुक पहुंच चुके हैं अपने बैकअप ट्रूप्स के साथ और वो एक ही निशाने में बहुत सारे टैंक्स को उड़ा देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कमांडर पार्क भी अब अंदर घुस चुका है और बचे हुए स्टूडेंट सोल्जर्स को खत्म कर रहा है। यहाँ पे ओजुम और गेब्जो दोनों ही बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे हैं।
यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कमांडर कांगसुक अपने बैकअप ट्रूप्स को लेकर स्कूल के अंदर घुस चुके हैं और सारे दुश्मनों को मार रहे हैं। दुश्मनों की अब तादाद ज्यादा नहीं बची है। वहाँ हम देखते हैं कि ओजुन और गेपचो दोनों घायल हैं। दोनों को गोली लगी हुई है, लेकिन जज्बा अभी भी बाकी है और दोनों डट। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमांडर पार्क गेपचो को पीछे से आके मार देते हैं। अब गेपचो वीर गति प्राप्त कर चुका है। वो अपने देश के लिए बहादुरों की तरह लड़ते हुए शहीद हो। अब सिर्फ ओजुन बचा है। शरीर ने भी जवाब दे दिया, लेकिन अभी भी जज्बा बाकी है। कमांडर पार्क और ओजुन दोनों एक दूसरे पे एक साथ गोली चलाते हैं और दोनों को गोली लग जाती है। ओजुन गिर जाता है। तभी कमांडर कांगसुक पीछे से आकर कमांडर पार्क को मार देते हैं। फिर कमांडर कांगसुक ओजुन के पास आ जाते हैं और उसे अपनी बाहों में लेके रोने लगते। जिस बच्चे ने आज तक एक गोली भी नहीं चलाई थी, उस बच्चे ने आज सैकड़ों दुश्मनों को मार गिराया और पागलों की तरह लड़ते हुए अपने देश के लिए शहीद हो गया। ये काम करने वाले 71 बच्चे थे जिन्हें जंग का बिल्कुल भी मतलब नहीं पता था। ना कोई एक्सपीरियंस था उन्हें हथियार चलाने का। ये बच्चे आज साउथ कोरिया के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।